दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। डी सही है, दृष्टिपटल। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं कार्निया पर, आयरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। डी सही है, रेटिना पर। इसमें ऑप्शन ई दिया हुआ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस और बिहार पीसीएस, यहाँ पर ऑप्शन ई भी होता है। उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश आयोग में सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अन्य बिंदु पर। सी सही है, रेटिना के पीछे। आरओ एआरओ मेंस 2017। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन सी। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये 3 रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। ऑप्शन बी सही है। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला, पीला, लाल, नीला। इसमें ए सही है, काला। 3 रंग मूल रंग हैं, नीला, हरा, लाल। यदि मैजेंटा ब्रैकेट में दिया है रक्ताभ नील लोहित, आईएएस में ऐसा ही हिंदी देता है, और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जल्दी आते नहीं हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल से आईएएस इस प्रकार का प्रश्न आता है। आईएएस के इक्का दुक्का प्रश्न होते हैं, लेकिन देखते हैं जिसमें बहुत ही क्लिष्ट हिंदी होती है, लगभग वो नहीं ही आता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 6, 7। डी सही है, 7। निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। हरा, भूरा, लाल, पीला। इसमें बी सही हो जाएगा, भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करें। ये आईएएस प्री का प्रश्न है 2013 का। गोधूलि से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। इसमें से कौन से दृष्टि भ्रम हैं? इसमें सी सही है, 1, 2 और 4। गोधूलि से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, और चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। ये दृष्टि भ्रम है। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, ये कहलाता है त्रिक बिंदु। ऑप्शन डी सही है, ट्रिपल पॉइंट। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। सी सही है, गैस एवं द्रव में। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रह सकता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों। इसमें सी सही है, संचालन, संवहन और विकिरण, ए बी दोनों। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। बी सही है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? सी सही है, 720 कैलोरी।
कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक जैसा रहेगा? -40। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -40 डिग्री पर। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40। एक ही प्रश्न बार बार पूछता है घटनाचक्र पूर्वावलोकन में। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना है? 280। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेन, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस कितना है? ये होता है 36.89 या 37। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्य ताप होता है 36.9 डिग्री। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। सी सही है, केल्विन। RO 2017। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? सेल्सियस पे होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो C तथा F1 यदि C तथा F का संबंध है इसमें ऑप्शन ए सही है। यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न। आगे देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री से होता है 40 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में होगा 104। अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 50 का हो जाएगा 122। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन ए सही है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल। बी सही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी सही है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। इसमें सी सही है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। बी सही है, आयतन घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं। IS प्री 1995, इसको छोड़ देते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को नापना, तापमान बढ़ाना, तापमान स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। सी सही है, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऑप्शन सी। ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट स्थिर बनाए रखने के लिए एक साधन है, टेम्परेचर को या ताप को। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को बनाए रखना, एक समान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुट थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखे जाते हैं तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण का प्रश्न है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। अगला है कथन और कारण। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। IS प्री का प्रश्न है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती, चौड़ाई भी बढ़ती है। सी है। नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। ये IS 1993 का प्रश्न है, गोलक और वलय। ये नहीं आएगा, आगे चलते हैं। RO ARO परीक्षा में ये नहीं आएगा। जो प्रश्न जरूरी हैं सिर्फ वही पढ़ा जाएगा। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसमें बी सही है, ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी सही है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है? बी सही होगा, बढ़ती है। हवा का तापमान बढ़ता है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसी वजह से गर्मियों में अधिक उमस आदि, जितनी हवा गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी अधिक होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। इसमें बी सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? एयर कंडीशनर एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? यानी वातानुकूलक एयर कंडीशनर केवल तापक्रम, आर्द्रता एवं तापक्रम। बी सही है, आर्द्रता और तापक्रम दोनों। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। सी सही है, वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। बी सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? 100% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। 100% आर्द्रता, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। इसमें डी सही है, 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। आर्द्रता कम, ताप अधिक। ऑप्शन डी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन ए सही है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। एसर्शन और रीजनिंग। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। इसमें बी सही है। ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है: एल्यूमिनियम पेंट, लैंड चूड़, रजत परत, पारे की परत। सी सही है, रजत परत। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित करते हैं, वे प्रकाश अविच्छेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। डी सही है, परावर्तित करते हैं। कथन और कारण। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। ये गलत है, जाड़ों में सफेद नहीं पहना जाता है। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ए गलत, किंतु आर सही। ऑप्शन डी। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए। शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना जल की हानि निर्भर करती है।
केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर? वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर। ऑप्शन सी सही है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित करना। ऑप्शन ए सही है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ती है। बी सही है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडा जल रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन? बी सही है, वाष्पीकरण। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 45 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? सी सही है, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे। अगला प्रश्न, एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वह 75 से 60 तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? इसमें ऑप्शन सी सही है, 25 सेकंड से अधिक। ये प्रश्न दोबारा आता है तो ऐसे ही इसको 25 सेकंड से अधिक लगा देना है, सही हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। डी सही है, उमस वाला। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। बी सही है, निम्न आर्द्रता। ROARO 2014। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका अनुभव हम नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है, यही सही नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। IS प्री 2002। इसमें बी सही है, किसी विलयन में विलयों के योग को इसका जल विभव बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रश्न IS वाले आते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ता जाता है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत। ऑप्शन सी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी का कम तापक्रम पर उबलने लगता है। इसमें बी सही है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब उच्च तापमान। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। वही प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्ण बनता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नीचे एक असर्शन और रीजनिंग, कथन और कारण का प्रश्न है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट मजबूत होता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र तथा क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। इसमें सी सही है, 1 और 3। ढक्कन का भार, ढक्कन के छिद्र का क्षेत्रफल। प्रेशर कुकर के अंदर उच्च ताप निर्भर करेगा, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल, उस पर रखा गया वजन। ऑप्शन ए सही है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। IAS प्री 2001 का प्रश्न है। ये प्रश्न आ सकता है, IAS के इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो ज़्यादा क्लिष्ट ना लगे देखने में। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर
फैलता है। ऑप्शन ए सही है। पानी से भरी डाल लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी सही है। यह भी आईएएस का प्रश्न है जो कि आरओ में या पीसीएस में आ सकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। इसमें ए सही है। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघ उच्च अवशोषण होता है और इससे तापक्रम प्रभावित होता है। न तो एक न ही दो। ऑप्शन डी सही है। ये भी आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है। ये भी आने वाले प्रश्नों में से एक है। आईएएस के कुछ प्रश्न एक दो आ जाते हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। सी सही है। श्वसन की दर घटा दी जाती है। आईएएस प्री 2013। एक एक ऑप्शन वाले जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एक एक लाइन के, यहाँ से आईएएस का प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। सी सही है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। यही कथन सही नहीं है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म रख सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। सी सही है। कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। बी सही है। ध्वनि तरंग। बीपीएससी का प्रश्न है तो ऑप्शन ई भी है। ऑप्शन ई बहुत ही रेयर सही होता है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बीपीएससी के प्रश्न यहाँ रिपीट होना मुश्किल होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकी, ध्रुवीकृत। बी सही है। अनुदैर्ध्य। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रगामी अनुदैर्ध्य, प्रगामी अनुप्रस्थ, अप्रगामी अनुदैर्ध्य, अप्रगामी अनुप्रस्थ। इसमें डी सही है। आरओ 2021। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। बी सही है। आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है किसके द्वारा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। सी सही है। आयनोस्फियर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। डी सही है। आयन मंडल। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में। सी सही है। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सी सही है। ध्वनि। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगें इनकी प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है। ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन डी। कॉस्मिक किरणें आवेशित किरण हैं, अनावेशित कण हैं। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं।
इसमें ए सही है, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए सही है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण, संवहन, चालन। ए सही है, विकिरण। RO 2017। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जन शक्ति, वापसी की शक्ति। डी सही है, वापसी की शक्ति। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? प्रकीर्ण सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण। सी सही है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। हाल के वर्षों में, जैसे इसमें लिखा हुआ है UPPCS प्री 2022, 1-2 साल 3 साल के अंदर वाले जो प्रश्न हैं लोक सेवा आयोग के, वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इनको देखना, लास्ट में इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 2022 का प्रश्न है तो इस एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ये आ सकता है। 22, 23, 24 जो भी हो। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3×10⁸ ms-1। इसमें ए सही है, BPSC का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ लोक सेवा आयोग में न के बराबर आते हैं या फिर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? एक्स किरण, वाई किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, पराध्वनि। डी सही है, पराध्वनिकी तरंग। निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। डी सही है, रेडियो तरंगे। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, परावैंगनी, एक्स किरणें। डी सही है, एक्स किरणें। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन सी। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य प्रकाश। डी सही है, एक्स किरणें। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, कर्णातीत तरंग। बी सही है, रेडियो तरंग। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत तरंग, सोनार, गामा किरणें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। डी सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? इसमें ऑप्शन बी सही है। IS प्री 1993 का प्रश्न है। IS प्री 1995 के आसपास के जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ लोक सेवा आयोग में पूछ लिए जाते हैं। 95 के आसपास के जो प्रश्न होंगे वो कहीं अधिक इंपॉर्टेंट होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, अवरक्त तरंग। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। सी सही है, अवरक्त किरणें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य, इनमें से कोई नहीं। ए सही है, अवरक्त। टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त किरणों का उपयोग, ये इतनी बार पूछा गया है। UPPCS 2013, UDA LDA यानी समीक्षा अधिकारी 2010, PCS 2010, इस प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरणें। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। डी सही है, रेडियो तरंगें। ये IS 2000 में पूछा गया था। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है UPPCS मेंस 2013, वही प्रश्न 2013 में पूछा गया, 12-13 साल में हूबहू वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। अगला है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। डी सही है, माइक्रोवेव। आवृत्ति मॉड्यूलेशन
एफएम रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, यानी एफएम की आवृत्ति एएम से कम होती है। इसमें आयाम और कला नहीं बदलती। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है। इसमें ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया, यानी यही गलत है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न यहाँ पर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। ऑप्शन डी सही है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। इसमें न तो एक न ही दो। ऑप्शन डी सही है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, एक्स किरण। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त किरण, पराश्रव्य किरणें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। डी सही है, एक्स किरणें। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन ने किया? रॉन्टजेन ने किया था एक्सरे मशीन का। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।